हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हल कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों का अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका हम लोग यहाँ पे हल करना शुरू कर दिए। अब इसके जो पहले के चैप्टर हैं वो हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और चैनल में पहली बार हैं, अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपकी जो समस्या है यानी योर प्रॉब्लम इज सॉल्व थ्रू दिस वीडियो, इस वीडियो के द्वारा आपकी अगर समस्या हल हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज प्राप्त हो सके सबसे पहले। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। और हम लोगों का टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग इस जो चैप्टर का नाम रखा गया है उसको पहले समझते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी आपके अध्याय हैं उन अध्यायों का जो नाम है बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो आपका अध्याय है उसका हम लोग यहाँ पर परिचय दे दें। सबसे पहले देखिए दो का मतलब क्या है, दो यानी कि एक और दो, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं, ये आपका एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद चर आपने पढ़ा है ना, बीजगणित में पढ़ रखा है चर और अचर। चर हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी अक्षर के जो भी x y z p q r, चर मतलब जो बदलता रहे। कभी आपने देखा होगा जब कक्षा 8 में समीकरण वाला जो चैप्टर था उसको हल किया होगा तो x का मान कभी 2 आता है, तो कभी 3/2, कभी 5 हो जाता है, कभी x का मान 0 हो जाता है। तो इसलिए वो x आपका क्या है, चर है। यानी अंग्रेजी के जो भी आपके अक्षर होते हैं उनको हम लोग चर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका x भी हो सकता है, y भी, z भी, p भी, ये हमारे चर हैं। इसके बाद आपका रैखिक। रैखिक का मतलब क्या है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। रैखिक का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई बहुपद है और उस बहुपद की घात अगर 1 है तो उसे हम रैखिक कहेंगे। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो रैखिक क्या होगा, जैसे x है, इसकी घात 1 है, अगर आपका x धन 2 लिखा हुआ, ये भी आपका एक रैखिक बहुपद है। अब इसके बाद 2x धन 5 है, इसमें x आपका चर है, उसकी घात 1 है, तो वो आपका रैखिक हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं एक घाती। रैखिक का एक और मतलब है, उसको आप एक ये समझ लीजिए, एक घाती, एक घात वाला बहुपद वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समीकरण। समीकरण की बात करेंगे तो हम लोग इसके कक्षा 8 में आपने समीकरण, एक चर वाला समीकरण पढ़ा होगा। तो समीकरण क्या होता है कि जब कोई चर और एक संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए। जैसे आपका एक ये रैखिक बहुपद लिखा है 2x धन 5 है, अब ये बराबर हो जाए किसी एक संख्या 0 5 2 जिससे भी बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। यानी कि कोई भी बहुपद अगर आपका दिया गया है वो इक्वल है यानी बराबर है किसी अन्य चीज के, तो वो आपका एक समीकरण बन जाता है। अब ये हमारा देखिए 2x धन 5 बराबर समीकरण, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे और वो रैखिक होंगे। रैखिक मतलब एक घात वाले। तो ये हमारी एक सिंपल सा परिचय था जो अध्याय का नाम दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर, अगले पॉइंट पर। रैखिक समीकरण आपका क्या होता है। देखिए अभी हमने बताया कि एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 1, यानी ऐसा बहुपद जो आपका बराबर 0 कर दें, बराबर 1 कर दें, 2 कर दें। जब आपका कोई बहुपद बराबर के हो जाए, यानी बराबर में कुछ भी हो जाए, 0 1 2 3, तो आपका क्या हो जाता है, एक समीकरण बन जाता है। और इसके बाद रैखिक की बात करेंगे तो ऐसा बहुपद जो आपकी घात 1 रखता हो। तो यहाँ पे हम अगर बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, तो जैसे आपके पास लिखा है 2x धन 3 बराबर 0 लिखा हुआ है, 2x माइनस का 3 बराबर 5 लिखा हुआ है। ये हमारे क्या है, दो समीकरण है, वो भी रैखिक है। और इसके साथ साथ आपके ये एक चर, यानी कि जो आपका चर है वो x है। इसके बाद आपका 2t माइनस का 5 बराबर 10, तो ये भी हमारा एक चर वाला समीकरण है
और उसमें अगर चर की बात करेंगे तो वो हम लोगों का t है। तो ये हमारे रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरणों को हल करना हम लोग पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। कैसे हल करते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनको एक तरफ रखते हैं और चर को एक तरफ रखते हैं और हल कर देते हैं, जोड़ना घटाना जो भी होता है वो करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण को हल करते समय कौन कौन सी बातें याद रखनी, यानी एक समीकरण को हल करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी आगे चल के एक चर वाला पढ़ा ही है, अब अगर दो चर वाले हो जाएंगे उनको भी हल करेंगे, तो इसलिए आपको जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात आपकी क्या कहता है कि जैसे आपके पास कोई एक रैखिक समीकरण दिया गया हो, उसके दोनों पक्षों में, यानी कि जैसे भाई आपका एक समीकरण लिख लो, यहाँ पे 2x धन 5 बराबर 10 लिखा हुआ है। अब अगर आपका ये एक रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके दोनों पक्षों में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में आप समान संख्या से जोड़ना और घटाना कर सकते हैं, यानी कि समान पद से या समान संख्या से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे आपका जो समीकरण दिया गया था 2x धन 5, यानी कि 2x धन 5 बराबर 10 है, तो यहाँ पे आप धन के 5 इधर भी कर दो और धन के 5 इधर भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये 5 से 5 कट जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और ऐसे ही आप घटा भी सकते हैं। यही तो नियम अभी आपने पिछली कक्षा में पढ़ाई है। अब इसके बाद जो दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी आपका रैखिक बहुपद दिया गया हो, उसके दोनों पक्षों में नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो, उस संख्या से आप गुणा और भाग कर सकते हैं। देखिए आपका जीरो नहीं लेना है, जीरो अगर आपने ले लिया, जैसे आपके पास एक ये समीकरण 2x धन 5 है, अब अगर आप जीरो को दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो आता है, तो इसलिए जीरो नहीं रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं दोनों पक्षों में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे उनको हमने यहाँ पे केवल रिकॉल किया, आपको केवल रिमाइंड कराया, जिससे कि आप, क्योंकि उनका यहाँ पे हमें प्रयोग करना था तो इसलिए उनको थोड़ी देर के लिए बुला लिया, यानी कि रिकॉल कर दिया कि भैया आप दोबारा से, जैसे नहीं किसी को अगर फोन करते हैं तो नहीं कहते हैं उसको जरा एक बार कॉल कर दो जिससे कि रिमाइंड हो जाए, उसको याद हो जाए, रिकॉल कर दो, नहीं कहते हैं अब तो समय कहते हैं मिस कॉल दे दो। तो हमने क्या किया, जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ चुके हैं और जिनका यहाँ पे प्रयोग होने वाला, भाई जिसका काम होता है उसी को तो हम याद करते हैं, तो यहाँ पे जिनका प्रयोग होने वाला था उनको हमने रिकॉल कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोगों का, क्योंकि जो अध्याय है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले आप दो चर वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझते हैं। जैसे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में अगर पढ़ रहे हैं तो 9th में जो आपकी क्लास है उसमें क्या होंगे, बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। तो आपके अगर बॉयज अगर 5 हैं, गर्ल्स 6 हैं, आपकी क्लास में 5 बॉयज हैं और गर्ल्स अगर 6 हैं, अगर इस बात को आपको रैखिक समीकरण में लिखना हो, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर लिखना हो, तो अगर हम लोग लड़कों को x ले लें और लड़कियों को, गर्ल्स को y ले लें, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चर आ गए हैं, एक x है एक y है। अगर आपसे पूछे कि दोनों यानी कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने बच्चे हैं, या आपसे पूछे आपकी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि आपका 5 लड़के 6 लड़कियां, तो 5 और 6 जोड़ेंगे 11। और अब हमने क्या किया, लड़के x ले लिए, लड़कियां y ले लिया, तो x धन y बराबर 11 हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है, क्योंकि हमारा एक चर x है और दूसरा चर y है। अब अगर रैखिक की बात करेगा तो यहाँ पे x आपका जो है उसकी घात 1 है, अगर इसकी घात 1
तो y है उसकी तो भी घात 1 है, यानी कि दोनों चर हैं उन दोनों की घात आपकी 1 है, और आपके ये 2 चर आ रहे हैं और ये आपका एक समीकरण के रूप में लिखा है, इसलिए हम लोगों का ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसके अलावा एक और हम लोग यहाँ पे अवधारणा सीखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में, सिंपल से आपके घर से अपने आसपास से ही उदाहरण लेते हैं तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि आपके घर में अगर पुरुष है यानी कि लड़के या पिता, पापा, बाबा, चाचा, पुरुष अगर 5 हैं और महिलाएं अगर 4 हैं, यानी कि आपकी बहन, बुआ, चाची, मम्मी, दादी, ये लोग कुल मिलाकर के जो भी हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं तो आप क्या करेंगे, पुरुष और महिलाओं को जोड़ देंगे, यानी मेल और फीमेल को, ये आपके क्या हैं, मेल हैं और ये फीमेल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने लोग हैं तो क्या करेंगे, मेल और फीमेल को जोड़ देंगे, मेल को अगर x और फीमेल को y, या आप m और f ले सकते हैं, मेल और फीमेल। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने मेंबर हैं, कुल कितने लोग हैं, कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या करेंगे, मेल और प्लस फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ दीजिए तो 9 हो गया। और ये आपका एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण, चर यहाँ पे m और f, आपके चर u भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, चर हम लोगों का कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम लोग और कई सारे उदाहरण लिखें तो अब हम लोग क्या करें, कई सारे उदाहरण लिखते हैं। देखिए आपके पास जैसे लिखा हुआ है x और y में लेते हैं, तो जैसे आपके पास x धन y धन का 5 बराबर 0 लिखा हुआ है, या आप u प्लस v और माइनस का 5 बराबर 0, इसके बाद 2x धन का y और बराबर का 5। तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे समीकरण जो आपके 2 चर हों और रैखिक हों, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अब सभी हमारे क्या हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, देखिए हम लोगों का जो ये पहला हमने उदाहरण लिया, x धन y धन 5 u धन v माइनस 5, इसको जो 2x धन 5 धन y बराबर 5 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x धन y, इस 5 को आप लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस का 5 और बराबर 0, राइट में जब 5 इधर ले आए तो राइट में कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारे जो समीकरण लिखे हुए हैं ये सभी मानक रूप में या व्यापक रूप में लिखे हैं। अगर इसका उदाहरण लिया जाए व्यापक रूप में, कैसे, जो ax धन का by धन का c बराबर 0, और यहाँ पे क्या है, a b c आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हमारा जो ax धन by धन का c बराबर 0 है, ये हम लोगों का एक व्यापक समीकरण है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। अगर आपको कोई भी रैखिक समीकरण दिया गया हो, उसको व्यापक रूप में या मानक रूप में लिखने को कहा जाए तो हम लोग उसको लिखेंगे ax धन by धन का c बराबर 0, जहां पे a b c हम लोगों की वास्तविक संख्याएं हैं और a और b आपका 0 नहीं होगा। अब इसको हम लोग इस बात को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका a और b आपका 0 हो गया, इसमें कहा गया है कि a कामा b बराबर 0 के नहीं होगा। हम मान लेते हैं 0 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर आप 0 कर देंगे तो a का गुणों, a जो आपका 0 हो गया उसका गुणों आप x में करिए तो क्या हो जाएगा 0, b आप 0 करिए और उसको तो 0, तो ये दोनों पद क्या हुए, 0 हुए, गायब हो गए, केवल c बचा। तो c आपका क्या 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। जब चर ही नहीं रहा तो चर वाला रैखिक समीकरण कहां से बनेगा। तो इस तरीके से आपका यही कारण है कि a और b आपके 0 नहीं होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे प्रश्नावली पर और प्रश्नावली 4.1 हल करते हैं। हमारे विचार से जो प्रश्नावली 4.1 के जो मुख्य बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्नावली 4.1 का। 4.1 हम लोगों की जो प्रश्नावली है उसका जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक नोटबुक की कीमत आपकी
एक कलम की कीमत से दोगुनी, यानी कि एक अगर आप कॉपी लेते हैं और एक पेन लेते हैं तो जो कॉपी की मूल्य है, कॉपी का कीमत है, कॉपी जितने रुपए की मिलती है वो पेन जितने का मिल रहा है उससे दुगना। अगर पेन 5 रुपए का मिलता है तो कॉपी 10 रुपए की, पेन अगर आपका 10 रुपए की तो कॉपी 20 रुपए की, दूना कह रहा है, यही तो कह रहा है, दो गुनी है। अब हमें इस कथन को रैखिक समीकरण, वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो पेन है वो जितने का है उससे दुगना आपका वो नोटबुक मिलता है या कॉपी मिलता है जिसको। तो यहाँ पे अगर हमने क्या बताया कि अगर आपका पेन है और एक आपकी नोटबुक है भाई, नोटबुक, पहले उसको उदाहरण से समझ लीजिए तभी तो हम लोग रैखिक समीकरण में लिख पाएंगे। अगर पेन 5 रुपए का है तो जो नोटबुक है वो आपकी 10 रुपए की मिलती है, और अगर आप पेन 10 रुपए के लेते हैं तो नोटबुक आपको 20 रुपए की। अगर आप पेन 15 रुपए वाला लेंगे तो वो नोटबुक आपको 30 रुपए की मिलेगी, उसका जस्ट दूना, दो गुनी कह रहा है। तो यहाँ पे इसी बात को आपको रैखिक समीकरण में लिखना है। तो अगर आपका यहाँ पे पेन की कीमत x हो जाए और इसकी कीमत y हो जाए नोटबुक की, तो क्या होगा, जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत के 2 गुने के बराबर है। तो यानी y बराबर 2 गुणे पेन की कीमत x। तो यहाँ पे y बराबर 2x, इस y को उधर ले जाइए तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। और ये हमारा यहाँ पे रैखिक समीकरण, और दो चर हो गए x और y, केवल हमें क्या करना है, लिख देना। और यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया गया है, अगर आप नोटबुक की कीमत x रुपए, कलम की कीमत y रुपए है तो इसके भी ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया, पेन की कीमत हमने x रुपए लिया है, बात है कि कोई भी आप हल करें आएगा वही, तो समीकरण केवल हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे, माना पेन की कीमत बराबर x रुपए, नोटबुक की कीमत बराबर y रुपए। मान लिया हम लोगों ने पेन की कीमत x रुपए और जो नोटबुक है उसकी कीमत y रुपए। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो आप लगा दीजिए और आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। वो तो हम लोग बना ही चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका नोटबुक की कीमत है वो 2 गुनी है किसके, पेन की कीमत है, पेन का x है उसका 2 गुना 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 0। इस तरीके से हम लोगों का ये दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदल गया और हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है हल हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लोगों का काम है कि जो भी आपका समीकरण दिया गया है उसको ax धन का by धन का c बराबर 0 के रूप में लिखिए। फिर दोनों समीकरणों की तुलना कर दीजिए। देखिए कि आपका जो x के साथ a है, यानी वहां पे सवाल में x के साथ क्या लिखा है वो लिख दीजिए y, और इसके बाद में जो c है वो कांस्टेंट है यानी कि नंबर है उसको लिख देना है। चलिए पहला भाग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहला भाग हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो आप देखिए बराबर के बाद 0 है तो इस जो 9.35 बार है इसको आप लेफ्ट में ले आइए। तो ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो वही कर दीजिए यहाँ पे 2x धन का 3y और माइनस 9.35 और उसके ऊपर बार बराबर 0। अब आप क्या करना है, इसको ax और धन का by और धन का c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो x और यहाँ पे x और a की जगह पे 2 है तो आप a बराबर 2 हो गया, b बराबर b और y, देखिए y के साथ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे b है तो b का मान 3 हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार। केवल क्या करना है, हम लोगों को तुलना करना है। पहले उसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए, फिर तुलना कर दीजिए। देखिए a की जगह पे क्या आ गया है, b की जगह पे आके कौन बैठ गया और c की जगह पे कौन आके बैठ गया है, तो वही हमें पता लगाना है।
पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग भी हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x माइनस जो y बटे 5 है इसको आप 1 बटे 5 y और माइनस का 10 बराबर 0 लिख दीजिए। अब आपका ये ax धन by धन का c बराबर 0 से उसी के रूप में लिख गया, उससे तुलना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ax धन का by धन का c बराबर 0। यहाँ पे देखिए x के साथ आपका कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं तो a मानते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, a का मान 1, तो यहाँ पे a बराबर 1। अब इसके बाद b बराबर यहाँ पे देखिए धन और यहाँ पे ऋण, इसका मतलब जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, यहाँ पे लगा दीजिए। b की जगह पे देखिए क्या लिखा है 1 बटे 5, और ऐसे ही देखिए आपका c यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण, यानी कि आपका ऋण का चिन्ह आएगा माइनस का 10, क्योंकि जो हम लोगों का ये देखिए जो आपका x माइनस 1 बटे 5 y माइनस का 10 है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x धन और यहाँ पे माइनस का 1 बटे 5 y और इसके बाद धन और यहाँ पे धन का चिन्ह लगा दीजिए और फिर इसके बाद आपका माइनस का 10 और बराबर 0। अब ये आपका c हो गया, ये b हो गया, और a का जो गुणांक है वो x है, यानी x का गुणांक a है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और ऐसे ही आप इसको तुलना कर दीजिए, a b c का मान आ गया। दूसरा भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए तीसरे भाग पर। तीसरा भाग भी हम लोगों ने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको भी मानक रूप में क्या लिखा है, आपका क्या कह रहा है, इस निम्नलिखित समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और फिर वहां से a b c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों का जो समीकरण दिया गया है माइनस का 2x धन 3y बराबर 6 है, और हमें बदलना है इस रूप में, और यहाँ पे बराबर में यानी राइट साइड में 0 है, तो इसलिए जो 6 है आपका इसको आप लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x और धन का 3y और माइनस का 6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिख गया है। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख दीजिए, माइनस का 2 और x और धन का 3y और धन और ये आपका माइनस का 6 बराबर 0, क्योंकि आपका ये धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे पहचानने में, इसलिए ऐसा कर दिया। अब इसको आप ax धन by धन का c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो a की जगह पे क्या है, a बराबर माइनस का 2 और b बराबर 3 है और c बराबर आपका क्या है माइनस का 6, और तीसरा भाग भी आपने हल कर लिया है। अब आ जाइए अगले भाग पर। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, x बराबर 3y दिया गया है और इसको हमें क्या करना है, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उस तरफ 0 रखते हैं, तो जो राइट हैंड साइड में आपका ये 3y है उसको आप लेफ्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस का 3y और बराबर 0, क्योंकि आपका ये राइट साइड में धनात्मक था तो जब लेफ्ट में आएगा तो ऋणात्मक हो गया। अब इसके बाद आप इसको ax धन का by और धन का c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में जब आप 0 कर दिया यानी कि ax धन by धन c बराबर 0 में लिख गया। अब आप इसको तुलना कर दीजिए, यहाँ से a की जगह पे क्या है 1 है और b बराबर आपका माइनस का 3 और c आपका है ही नहीं, कोई संख्या नहीं है तो आपका 0, और इस तरीके से हम लोगों का चौथा पार्ट भी हल हो जाता है। और इसके बाद देखिए आपका जो पांचवा भाग है, पांचवा भाग आपका लिखा है 2x बराबर माइनस का 5y। देखिए बिल्कुल चौथे के जैसा है, यानी कि आपको माइनस के 5y को लेफ्ट में लाना है तो धन के 5y हो जाएगा। अब आप इसको बिल्कुल चौथा के जैसा है वैसे ही हल कर लेंगे, बहुत आसान सा है, तो इसलिए अब इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। अब आ जाइए अगले भाग पर। अब इसके बाद जो बचे हुए 3 भाग हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों में एक ही काम करना है। तो देखिए जो छठा भाग है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए क्या है, वो लिखा हुआ है 3x धन 2 बराबर 0 है। अगर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और चर आपके 2 होने चाहिए, तभी तो आप इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं और इससे तुलना करके a b और c के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका केवल x चर है
y चर आप यहाँ पर लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखिए, जब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी या गुण पढ़ रखा है कि जैसे 0 गुणे 1 करिए तो आपका 0 आता है, 0 गुणे 5 कीजिए तो आपका 0, और 0 गुणे a करिए तब भी आपका 0, 0 गुणे x कीजिए तब भी आपका 0 आएगा, और 0 गुणे y कीजिए तब भी आपका 0 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा कर देते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, 3x धन 0y लिख दीजिए। y नहीं था तो हमने क्या किया, 0y यानी 0 गुणे y हो गया, तो रहेगा तो आपका ये 0 ही, और आपका 0, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे धन का 2 बराबर 0। सवाल में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये 0 0 में 2 जोड़िए तो आपका 2 ही आ जाएगा, यानी 3x धन 2 बराबर 0। अब देखिए आपका ये क्या हुआ, ax धन का by और धन का c बराबर 0 के रूप में लिख गया कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे इनको तुलना कर दीजिए तो a का मान कितना आ गया भाई 3, और b का मान कितना आ गया 0। देखिए b की जगह पे 0 लिखा है ना, और c बराबर कितना है, देखो आप 2 ही तो लिखा है, और यही आपका इसका हल है। यानी छठा भाग भी हम लोगों का हल हो गया, सातवां आठवां भी बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए अब आ जाते हैं सातवें भाग पर। सातवां भाग जो हम लोगों का है वहां पे अभी छठे में क्या था, y नहीं था, अब यहाँ पे y है, x गायब है, तो हम लोग x को क्या लिख देंगे, 0x लिख दीजिए, और आपका यहाँ पे x आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0x और धन का y और माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए आपने जो छठे भाग में गुण बताया था, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो आपका 0 आएगा। यहाँ पे 0 को x से गुणा कीजिए, 0 आ जाएगा, तो देखिए आपका 0 हो गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो सवाल है, ax धन by, यहाँ पे ax धन का by और धन का c बराबर 0 के रूप में लिख गया। अब इसको यहाँ पे तुलना कर दीजिए तो a बराबर 0 है, देखिए ना x का गुणांक 0 है, और b बराबर y का गुणांक जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं, 1, और c बराबर आपका देखिए चिन्ह के साथ रखते हैं, यहाँ पे धन का c और यहाँ पे माइनस का 2 है, यानी c का मान माइनस का 2 हो जाएगा। सातवां भाग भी आपने हल कर दिया। अब आ जाइए लास्ट यानी कि प्रश्नावली जो 4.1 है उसका आखिरी सवाल हल करते हैं। जो आपका आखिरी भाग है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो उसके लिए जो सवाल हम लोगों का क्या है, 5 बराबर 2x। देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है जैसे आपके पास a बराबर b है, इसको हम लोग b बराबर a भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5b होगा। अब हमने क्या बताया कि छठा, सातवां और आठवां भाग बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये आपका छठे के जैसा है। यहाँ पे x है और y नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2x माइनस का 5 बराबर 0। जो 5 है उसको आप लेफ्ट में लाइए, क्योंकि जो हमें सवाल है वहां पे जिससे तुलना करना है बराबर 0 से, ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करनी है। अब यहाँ पे देखिए आपका y नहीं है, y लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0y यानी 0 गुणे y कीजिए तो 0 आ जाएगा। तो वही 0y यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x धन का 0y और माइनस का 5 बराबर 0। देखिए आपका जो सवाल है वो ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिख गया है। तो आप ax धन by और धन c बराबर 0 के रूप में लिख गया। a b c का मान ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना कर दीजिए। तो यहाँ से a बराबर देखिए 2 है x का गुणांक, और जो b है y का गुणांक वो क्या है आपका 0, और c बराबर जो संख्या है वो यहाँ पे माइनस का 5 है, तो c का मान माइनस का 5, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। इस तरीके से जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.1 है पूरी हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ, पूरी व्याख्या के साथ। सबसे पहले उसका परिचय देंगे, तब जाकर के हम लोग सवाल को हल करेंगे।